नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ की विकासखंड अरौला अंतर्गत ग्राम पंचायत बरईपुर में कार्यरत उचित दर की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न वितरण आदि की जांच में अनियमितता पाए जाने पर उन्होंने संबंधित दुकानदार के विरुद्ध सुसंग अधिनियमों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि गत दिवस टेलीफोन पर इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि विकासखंड अरौला अंतर्गत ग्राम पंचायत बरईपुर में उचित दर विक्रेता संगाती सिंह द्वारा माह अप्रैल के नियमित वितरण में राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम कम खाद्यान्न का वितरण किया गया है, जिसके बाद जांच कराकर मंडलायुक्त ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। खबर आजमगढ़ से है, जहां चंद्रमा ऋषि के तपोभूमि में सिलेनी घाट एक सिद्ध पीठ है, जहां पर महंत बम बम गिरी महाराज जी ने कोरोना महामारी को लेकर एक अच्छी भविष्यवाणी की है। महाराज गिरी जी का कहना है कि कोरोना का प्रकोप 30 अप्रैल के बाद कम हो जाएगा, लेकिन लोगों को सरकार के बताए हुए लॉकडाउन के नियम का अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे कोरोना बढ़ने न पाए। आगे महाराज गिरी जी ने बोलते हुए कहा कि जहां पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पूरी तरह डगमगा गया है, तो ये भारत में उसका प्रभाव बहुत कम है। भारत में इस महामारी के प्रभाव की कमी के बारे में बताते हुए कहा कि इसके कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण होलिका दहन है। उन्होंने कहा कि होलिका दहन में प्रयुक्त रेड़ के पेड़ से बहुत से वायरस समाप्त हो जाते हैं और फिर नवरात्रि में हवन ने भी वायरस के प्रभाव को कम कर दिया है। हवन बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि हवन के माध्यम से देवताओं को ताकत मिलती है, जिससे वो हमारा कल्याण करते हैं। कोरोना को समाप्त करने के लिए बहुत से संत महात्मा साधना में भी लगे हुए हैं। अगर लोगों की माने तो ऋषि दत्तात्रेय व ऋषि दुर्वासा की तपोभूमि आजमगढ़ रही है, और सबसे बड़े पुत्र ऋषि चंद्रमा की तपोभूमि सिलनी घाट एक सिद्धपीठ है, जहां पर महंत बम बम गिरी महाराज जी जो खुद भी एक पहुंचे हुए संत हैं। आइए सुनाते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर महंत बम बम गिरी महाराज जी ने क्या कुछ कहा। महाराज जी, जो कोरोना का प्रकोप है ये कब तक रहेगा, इसका क्या प्रभाव होगा? इसका तो प्रभाव बहुत बुरा होगा। ये जो है सिर्फ महाशक्ति ही गायब कर सकती है, और इसका प्रभाव जहाँ तक ले उम्मीद रखा जा रहा है कि 30 तक बहुत कम हो जाएंगे। 30 मई या 30 अप्रैल? 30 अप्रैल, क्योंकि पूजा पाठ बंद है। इसके लिए माता जी की पूजाएं हो, जितनी हो सके उतनी ही तेज़ी से हो तो बहुत जल्दी निजात इससे मिल जाएगी। जैसे रक्त बीज फैल रहा था उसी तरह ये फैल रहा है। तो क्या दुर्गा जी की ही स्तुति इसमें लाभकारी होगी? इसमें लाभकारी होगी चंडी, रणचंडी, महाकालिका। अच्छा, मंदिरों में पूजा पाठ बंद है तो उसका क्या प्रभाव धर्म पे पड़ेगा? धर्म के ऊपर तो इससे तो बहुत अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी तो मानव के ही आश्रित हैं। देवी देवता जितने भी हैं सब मानव के ही आश्रित हैं। अगर पूजाएं अर्चनाएं नहीं होंगी तो ये जो है और बुरा असर पड़ेगा। अच्छा, ये अगर ये हवन किया जाए तो इसका कितना लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज़ें सब जो है निकल जाएंगी इससे। सारे देवता खुल के जो है मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि हवन सामग्री ही उनकी जो है ताकत है, पूजा ही अर्चना। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने वर्तमान में कोरोना वायरस की महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान मंडल के जनपदों में स्थापित वृद्धाश्रमों से संवासियों की स्थिति जानने हेतु बृहस्पतिवार को 3 मंडलीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से जनपद मऊ के मोहम्मदाबाद कोहना स्थित वृद्धा आश्रम का औचक निरीक्षण कराया। निरीक्षण के समय आश्रम में कुल 56 संवासी पाए गए, जिसमें 41 पुरुष 15 महिलाएं थी। निरीक्षण के दौरान यद्यपि कि इस आश्रम की साफ सफाई का होना पाया गया, परंतु पूर्णतया संतोषजनक नहीं पाए गए। इस पर अपर आयुक्त श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि तत्काल सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। संवासियों से स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि लॉकडाउन के कारण चिकित्सक नहीं आ पा रहे हैं, जिस पर अपर आयुक्त अनिल कुमार मिश्र ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए इन बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उप जिलाधिकारी सदर रावेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2020 से पवित्र रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। रमजान के महीनों में रोजेदारों को सहरी
अफ्तार के लिए आवश्यक खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति किए जाने के उद्देश्य से ठेले पर अंडा एवं खजूर बिक्री किए जाने हेतु की अनुमति नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की सीमा के अंतर्गत प्रदान की गई, जिसके मोबाइल नंबर क्रमशः सिलसिलेवार हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नूरुद्दीनपुर के 5 वर्षीय नाबालिग के नाम उसकी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर कोई बोई गई फसल को कुछ दबंगों द्वारा काट लिया गया है। ऐसा आरोप सुनीता राय, जो नाबालिग की मां है, ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पूर्व पति स्वर्गीय वैभव राय के नाबालिग पुत्र आदित्य राय बाबा स्वर्गीय रमाकांत राय के नाम नूरुद्दीनपुर खतौनी में दर्ज है। रमाकांत राय की मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस आदित्य पुत्र वैभव के संरक्षक जबकि जिलाधिकारी आजमगढ़ को बनाया गया है। रमाकांत राय द्वारा अपनी संपूर्ण भूमि तूफानी पुत्र लालचंद राम को बटाई पर दिया गया था। खेत का पूरा खर्चा जुताई बुआई रमाकांत राय द्वारा दिया जाता था। आरोप ये भी है कि राजनीतिक एवं दबंग व्यक्ति है। आदित्य राय नाबालिग लड़का है, जिसका हक व अधिकार छीनना चाहते हैं। पीड़ित महिला ने मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने हक और अधिकार के न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही न्याय मिलेगा। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 7,70,000 कार्ड होल्डर हैं, जिसमें से 6,80,000 कार्ड होल्डरों को 15,181 मैट्रिक टन चावल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से वितरण किया जा चुका है, जो वितरण का 92% है। जिलाधिकारी ने भी बताया कि जहां प्रतिदिन कोटेदारों द्वारा 300 या उससे ज़्यादा कार्डों को राशन 15 से 22 अप्रैल के बीच में वितरण किया गया है, उसकी वास्तविकता जांचने के लिए 25% रेंडम चेकिंग कराया जाएगा और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। चावल का जो वितरण है वह 7,70,000 कार्ड होल्डर्स में से 6,80,000 को हो चुका है। लगभग 15,181 मीट्रिक टन चावल का वितरण किया जा चुका है। जितना वितरण होना है यूनिट के हिसाब से 5 किलो पर यूनिट, उसका 92% वितरण हो चुका है। वे 26 तक और वितरण होना है। ये भी कर दिया है कि जिन कोटेदारों द्वारा किसी भी एक दिन वितरण अगर 300 से अधिक कार्डों का दिखाया गया है, शो हो रहा है मशीन में, उनको हम एक अपने को सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में उतने लोग आए और वितरण हुआ है, ऐसे समस्त दुकानदारों की हम बिना कोई शिकायत नहीं भी आई है तो अपनी ओर से उनको रैंडम उनकी जांच करा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी हमने आज डीएसओ को आदेश किया है कि जिन्होंने 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल के मध्य किसी भी एक दिन 300+ कार्डों को वितरण रजिस्टर हुआ है, उनकी सबकी जांच उपभोक्ताओं के पास मिनिमम 25% उपभोक्ताओं के घर जा कर के पूछताछ करके मुतमईन हो लिया जाए कि वितरण वास्तव में हुआ है या कोई इसमें कमी तो नहीं। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन के अंतर्गत दिनांक 3 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स बढ़ई को लॉकडाउन में आवश्यक सेवा संबंधी कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ सीमा अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स बढ़ई को कार्य किए जाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री के 31, प्लम्बर्स मिस्त्री के 11, बढ़ई मिस्त्री की 13 की सूची उपलब्ध कराई गई है। सूची के अतिरिक्त इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स बढ़ई के समस्त मिस्त्री लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव हेतु मास्क, ग्लव्स का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए निर्धारित मजदूरी पर आवश्यकता अनुसार नागरिकों के डोर टू डोर मरम्मत आदि का कार्य करेंगे। इनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका सीमा अंतर्गत हार्डवेयर की 11 दुकानें एवं प्लम्बरिंग की 12 दुकानें जिनके दूरभाष नंबर अंकित हैं, ये दुकानदार एवं इनके अतिरिक्त नगर के हार्डवेयर एवं प्लम्बरिंग के सभी दुकानदार पूरी पारदर्शिता के साथ लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए अपनी दुकान पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। यदि कोई मिस्त्री दुकानदारों से किसी सामान की मांग करता है तो उसे उचित मूल्य पर लॉकडाउन की निर्धारित सीमा के अंतर्गत दुकान खोलकर प्राप्त कराएगा। सामान की आपूर्ति किए जाने के पश्चात तत्काल दुकान बंद कर देगा।
किसी भी दशा में लगातार दुकान खुली पाए जाने एवं लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी और उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। गोंडा जिले में कोरोना का अब दूसरा मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इस पर सकीते में आए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। यह मरीज 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में था। फिलहाल रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद ही पुलिस व स्वास्थ्य विभाग ने युवक के घर पहुंचकर तुरंत उसे जिले में पंडरी कृपाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बने कोविड-19 लेवल 01 सेंटर पर आइसोलेट किया गया है। डीएम नितिन बंसल ने जिले में दूसरा कोरोना मरीज की पुष्टि करते हुए कहा कि लखनऊ भेजे गए रिपोर्ट में दूसरे मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिस पर मरीज को L1 फैसिलिटी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही मरीज के परिजनों को भी क्वारंटीन किया गया है और पूरे क्वारंटीन सेंटर को सील किया जा रहा है। मरीज के गांव में एक एक कर सैंपल लिया जा रहा है और जिन लोगों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था उन सभी की भी रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। उस रिपोर्ट पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी गोंडा ने क्या कुछ कहा। सर, आज गोंडा में एक कोरोना का और पॉजिटिव केस आया सर, क्या मामला है? ये आज दिनांक 23 तारीख को जो हमें रिपोर्ट लखनऊ की लैब से मिली है उसमें गोंडा जिले में एक और पॉजिटिव केस पाया गया है। ये हमारे एक शेल्टर होम जहाँ पर अस्थायी रूप से हमने क्वारंटाइन करने के लिए जो माइग्रेंट लेबर हमारे हुए थे उनको रखा हुआ था, उसी में से एक आदमी को वहाँ पर पॉजिटिव पाया गया है। उसको तत्काल कोविड-1 फैसिलिटी में पंडरी कृपाल में जो स्थापित है उसमें मूव कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ के उस शेल्टर होम को पूरा कन्फाइनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहाँ पर पूरी जितने भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसकी कार्रवाई की जाएगी। उसके परिवार के जो व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं उनके परिवार के व्यक्तियों को भी आइसोलेट किया गया है और उनका मेडिकल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है। अगर उसमें कोई सिम्टम्स आएंगे तो उनकी भी टेस्टिंग कराई जाएगी, नहीं तो उनकी रैंडम आधार पर टेस्टिंग कराई जाएगी। जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए इनके प्रोटोकॉल डिवाइड किए गए हैं, उनका पूरा पालन कराया जाएगा। इसमें जितने भी हमारे लोग इस शेल्टर होम में रखे गए हैं उनको उसी शेल्टर होम में रखने के लिए कहा गया है। उनकी भी सबकी डेली मेडिकल स्क्रीनिंग कराई जाएगी और उनका भी रैंडम आधार पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनका भी टेस्ट कराएंगे। देश में लॉकडाउन के दरमियान महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए केमिकल युक्त सैनिटाइजेशन का छिड़काव होते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें, संयम और एहतियात बरतें। इसी उद्देश्य के साथ बुढ़नपुर तहसील के रानीपुर ग्राम सभा के निवासी प्रिंस सिंह मोंटी रणबाखुरे के साथ रोज सुबह निकल पड़ते हैं आपके गली मोहल्ला और गांव में छिड़काव करने। प्रिंस सिंह मोंटी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से सुरक्षा प्रदान करने वाले स्वच्छता के हमारे साथ पूरी टीम आजमगढ़ की धरती को बचाने का योगदान हमेशा अति सराहनीय रहा है। जहां सामाजिक दूरियां ना रखने वाले कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, कोई हाथ काट देता है, मगर अपनी जान और परिवार की परवाह ना करते हुए धरती के जीवन रक्षकों के योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। बेवजह घर से ना निकलें, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें। इस मौके पर वरुण पांडे, सुनील पांडे, अरविंद वर्मा, पिंकल सिंह, शुभम यादव, उमाकांत सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता राय है सर। आपके पति का क्या नाम था? वैभव प्रसाद राय। आपकी शादी कितने साल पहले हुई है? 10 साल हो गए सर। अच्छा, आपके पति इस समय हैं कि नहीं? जी, उनका देहांत हो गया। अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनका देहांत हो गया। आपके पास कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़का एक लड़की सर। लड़के का क्या नाम है? क्षमा राय। लड़के का? आदित्य राय। अच्छा, आपके ससुर जी का क्या नाम है? रामाकांत राय सर। अच्छा, तो आपके पति एक्सपायर हो चुके हैं? जी सर। अच्छा, तो फिर आपके ससुर जी? वो भी एक्सपायर हो गए हैं सर। तो इनकी चल अचल संपत्ति किसके नाम से है? आदित्य के नाम से। वरासत हो चुका है? जी सर। अच्छा। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि रमजान त्यौहार को देखते हुए सभी मौलाना व इमामों की बैठक कर उनके खाने पीने के सामान के लिए सभी नगर पालिका, नगर पंचायतों व गाँव में भी निर्देश दिया गया है कि पहले जो किराना की दुकान 8 से 12 बजे खुलती थी उसे अब 2 शिफ्ट में कर दिया गया है, क्योंकि शहरी व नमाज के बाद कुछ लोग देर से उठते थे, जिन्हें सुबह सामान की खरीदारी करने में दिक्कत होती है। इसमें एक पाली से 8 से 12 व दूसरी पाली में 2 से 5 दुकानें खुलेंगी। इसके लिए हर जगह ठेले वालों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसमें फल सब्जियों के अलावा खजूर व अंडे की भी व्यवस्था रहेगी, ताकि रमजान में रोजा व इफ्तार करने वालों के लिए कोई समस्या न हो। आइए सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। कल हमने जितने भी इस्लामिक फेथ के मौलाना या इमाम थे या मुअज्जिज़ लोग थे उनके साथ बैठक किया था और उसमें तय किया है कि जो किराना शॉप
7 से 12 खुल रही थी। चूँकि मुस्लिम समुदाय के लोग सहरी के बाद नॉर्मली प्रातः फिर सो करके और देर तक उठते हैं और शॉपिंग 12 बजे के बाद करने की स्थिति में रहते हैं, इसलिए हमने किराना शॉप्स को 2 शिफ्ट में कर दिया है। पहला शिफ्ट 8 से 12 और दूसरा शिफ्ट 2 से 5, ताकि जिनको सुबह ख़रीदारी करनी हो सुबह ख़रीद लें और जो लोग सहरी के बाद आराम से ख़रीदारी करना चाहते हैं वो दोपहर बाद ख़रीदारी कर लें। इसके अलावा हमने कुछ ठेले चिन्हित करा लिए हैं, जिसमें कि जो रमज़ान के दौरान जो रोज़े रहते हैं लोग, उनको रोज़ा इफ्तार या सहरी के समय खान पान के लिए ज़रूरत सब्जी फल के अलावा अंडे और खजूर की भी होती है। तो उसके लिए भी हमने हर नगर पालिका नगर पंचायतों को कल निर्देश दे दिया था। आज वो ठेलियाँ चिन्हित हो जाएंगी, ताकि जैसे सब्जियां मोहल्लेवार बिक रही हैं उसी तरह से उन ठेलियों पर अंडे फल और खजूर की बिक्री भी हो, ताकि लोगों को दूर तक न जाना पड़े, अपने मोहल्ले में उनको उपलब्धता और उसके दर भी निश्चित करते हुए हमने व्यवस्था किया है। और वो संबंधित मोहल्ले के लोगों को भी उसमें सहभागिता करने के लिए अनुरोध किया है, ताकि वो ठेली वाले को भी सपोर्ट मिले और रेट का भी कोई धांधली ना कर सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए नोडल अधिकारी की देखरेख में वितरण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी ब्लॉक अजमतगढ़ की आख्या पर उचित दर विक्रेता टेकन गाढ़ा अजमतगढ़ के कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया है, जिसमें पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर व वितरण का मिलान करने पर राशन में काफ़ी अनियमितता आई थी, जिसमें विद्या देवी की दुकान निलंबित कर उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया है। ये सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। अनियमितताओं संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है कंट्रोल रूम में, उस पर उसी दिन प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में एक नोडल अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी ने अजमतगढ़ ब्लॉक से हमें बताया कि टेकन गाढ़ा के उचित दर विक्रेता द्वारा कालाबाजारी की गई है, क्योंकि जो स्टॉक से और वितरण का मिलान किया गया उसमें जितने क्विंटल वहाँ पर होना चाहिए था उसमें से काफ़ी मात्रा में कमी पाई गई। तो उनको 3/7 इसी एक्ट में कार्रवाई की गई। श्रीमती विद्या देवी जो उचित दर विक्रेता हैं, उनकी दुकान निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके और जो भी वितरण में जिम्मेदार है कालाबाजारी में, उसका गिरफ्तारी के आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया गया है। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कहा कि 2400 निराश्रित गो वंश के चारे के लिए हर ब्लॉक में किसानों से निवेदन किया गया था, जिसमें 88 किसानों ने 1358 कुंतल भूसा को उपलब्ध कराया है। और मेरी तरफ से सभी किसानों, धर्मार्थ संस्थान, गैर सरकारी संगठन, पशुपालकों व अन्य सम्मानित जनपदवासियों भूसा, हरा चारा, राशन अथवा अन्य सामग्री नजदीकी गोवंश आश्रय स्थलों पर दान दे। तो वही उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसल कटने के बाद खेतों में आग न लगावें, पराली न जलावें, पराली को मनरेगा मजदूरों के माध्यम से कटाई करके भूसे की व्यवस्था कर ली जाएगी। इस कार्य के लिए जिलाधिकारी ने किसानों को धन्यवाद दिया और साथ ही मुख्य विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को आदेश दिया कि निराश्रित सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को गौशाला में रहने व खाने की व्यवस्था कराई जाए। उनको हमने आज सुबह ही CBO को बुलाया था, यूँ नगर पालिका को, CDO साहब को, और स्पष्ट रूप से आज निर्देश दिया है कि जितनी भी सड़कों पर निराश्रित गोवंश हैं उनको अनिवार्य रूप से गौशालाओं के अंदर ले जाया जाए और उनकी पूरी व्यवस्था कराई जाए नॉर्म्स के हिसाब से, उनका जियो टैग करा कर, गियर टैग करा कर। निराश्रित गोवंश के लिए चारे की समस्या, भूसे की समस्या बरसात में न हो, इसके लिए हमने प्रत्येक ग्राम विकास खंड से कुछ ऐसे कृषक
जो भूसा दान दे सकते हैं उनकी सूची बनाई थी, तो लगभग 88 किसान डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बनाया था सूची। उसमें से लोगों ने देना शुरू कर दिया है। लगभग 1358 क्विंटल भूसा हमें निराश्रित गोवंश के लिए दान में दिया है। उन किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैंने ये आग्रह किया है कि जो लोग और इसमें कदम बढ़ा सकते हैं वो भूसा दे सकते हैं। फसलों को जलाएं ना, फसलों के जो अवशेष हैं, बल्कि उसको अगर उन्हें उखाड़ने में कोई दिक्कत है तो उसको जलाने की बजाय अगर वो सूचित करें तो मनरेगा के लेबर कंपोनेंट से उसको हम अपने पशुओं के लिए, अपने यूज़ के लिए ले लेंगे। इसके अतिरिक्त आज हमने ये भी निर्देश दिया है कि जितने भी सरकारी भवन जो खाली पड़े हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोऑपरेटिव के बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो फंक्शनल नहीं हैं, उनकी बिल्डिंग खाली पड़ी हैं, क्रियाशील नहीं है किन्हीं कारणों से, तकनीकी कारणों से, या तो भंग हो चुका है प्रशासक बोर्ड उनका, या जो भी कारण हो, उसकी सूटेबिलिटी की जांच करते हुए उसको भूसा बैंक के लिए हम आरक्षित करा रहे हैं। और इस पीरियड में भूसा चूँकि सस्ते मिलते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सरकारी धन से भी भूसे को खरीद करके निराश्रित गोवंश के लिए भूसा बैंक की स्थापना करा रहे हैं, ताकि उनको। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कोरोना के 50 सैंपल आए जो सभी नेगेटिव है। उन्होंने बताया कि अभी बीएचयू में भेजे गए 244 सैंपल पेंडिंग में है, जिसमें से करीब 150 से लेकर 175 सैंपल 2 दिन के अंदर भेजे गए थे। ये सुनवाते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। जनपद में कल कोरोना सैंपल के 50 रिपोर्ट आई थी शाम को, देर शाम, तो सभी नेगेटिव पाई गई हैं। तो ये खबर देनी थी एक तो इम्पोर्टेंट। और अभी हमारे 244 सैंपल प्रतीक्षा में हैं बीएचयू से, जिसमें विगत 2 दिनों के ही 150-200 सैंपल हैं। तो ग्रेजुअली जो भी आते रहेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल कल जो 50 आए हैं वो नेगेटिव हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के बढ़ाया गांव में कोरोना वायरस की हैसियत विगत 18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की सर्वे करने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बढ़ाया गांव एक टीम गई थी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया से शिव कुमार यादव व गांव की आशा संगिनी अनिता सिंह थी। किसी बात को लेकर ग्राम प्रधान दुर्गेश यादव तथा आशा संगिनी अनिता सिंह के साथ मारपीट हो गई, जिसमें अनिता सिंह की तहरीर पर अतरौलिया थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित आशा संगिनियों ने अतरौलिया स्वास्थ्य रक्षक को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है। ज्ञापन इस चीज़ का है कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी। कोरोना वायरस का उस समय हमारे साथ बीपीएम और नायब तहसीलदार भी थे, और हमारे साथ ग्राम प्रधान थे, और हमारे पे गोली चलाने को गंदी गाली देने लगे। कौन ग्राम प्रधान थे? ग्राम प्रधान कृष्ण गोपाल, ग्राम प्रधान बढ़िया के थे। कृष्ण गोपाल उर्फ कृष्ण गोपाल यादव उर्फ दुर्गेश यादव, रणविजय यादव थे मौके पर। तो क्या किए आपके साथ? हमारे साथ ये किए कि मौके पर पहुँचे, पूछने लगे कि आप बीपीएम साहब से पूछने लगे कि क्या कोरोना यहीं है। तब कहा गया कि बीपीएम साहब कहें कि नहीं भैया कोरोना यहीं नहीं है, और जगह भी कोरोना है, सर्वे हो रहा है। बीपीएम साहब हमसे कहें। आप सर्वे करने के लिए गई थी गांव में? नहीं, हम सर्वे करने के लिए नहीं गए थे। सर्वे हमारी टीम आशा और सहायिका कर रही थी। निर्देश पर आपने सर्वे करने गई थी ना? तो वो लोग सर्वे करने के लिए गई थी, हम चेकअप के लिए गए थे। अच्छा। हाँ। तो वहाँ आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? वहाँ हमारे साथ दुर्व्यवहार करा गया, और इसके बाद हमको ढकेल दिए वो। तो उस घटना में मुकदमा दर्ज हो चुकी है, और क्या चाहती हैं? हम यह चाहते हैं कि उनको कार्रवाई किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, ताकि कुछ दिन तक वो गिरफ्तार रहे।
आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए धर्मगुरुओं की एक बैठक कर सबको बता दिया गया है कि धार्मिक स्थलों में चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर, वहां से 2 से लेकर 4 तक ही लोग रह सकते हैं और उन्हीं में से लोग मंदिर मस्जिद की सफाई भी करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। बाकी लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि यह लोग उसी क्षेत्र के रहने वाले होंगे। कहीं भी मस्जिद के अंदर लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी धर्मों के लोग लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। रूरल दोनों के लिए जनरल है। सर, अब तक का ऑब्जर्वेशन है कि मुस्लिम कम्युनिटी रमजान में स्पेशली रात में ही सारी एक्टिविटीज अपनी करती है, जैसे हम लोग डे आउट में करते हैं। अब ये हमने कल उन लोगों के सबके सुझावों के बाद निर्णय लिया है, उन्हीं की राय के आधार पर लिया है। और ये भी निर्णय हुआ है कि लोग इबादत घरों में ही करेंगे और मस्जिदों में, धर्मस्थलों पर जैसे मंदिरों में पुजारी को इजाज़त है मंदिर की साफ़ सफाई और रूटीन पूजा अर्चना की, उसी तरह से मस्जिदों में भी वहाँ पर 2 से 4 लोग मैक्सिमम नमाज अदा करेंगे। 2 लोग नमाज और तरावी के लिए मैक्सिमम 4, लेकिन वो लोग उसी इलाके के ही होंगे। उस मस्जिद में पहले से ही व्यवस्था देखने वाले लोग ही होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर किसी एक गांव की मस्जिद है तो दूसरे गांव के मस्जिद वाला व्यक्ति भी वहाँ नहीं रहेगा। उस गांव के ही जो मस्जिद के पहले से व्यवस्थापक हैं, जो इमाम हैं, जो मौलाना हैं, जो रूटीन में उस धर्मस्थल की व्यवस्था देखते रहे हैं, वही करेंगे। बाकी लोग अपने घरों पर करेंगे। ये मैंने अपील भी की थी और सारे जो जितने मौजूद लोग आए थे उसमें मुस्लिम धर्मगुरु और संगठनों के लोग, जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने कहा हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी स्थिति में लोग सहरी के समय भी न घूमें और घर में इबादत करें और मस्जिदों में ना आए। मस्जिदों में रूटीन में जो व्यवस्थापक हैं वही 2 या 3 लोग नमाज पढ़ें, ये उन्होंने भी सहमति व्यक्त। लॉकडाउन को देखते हुए जहां एक तरफ इंसान भूखमरी के शिकार हो रहे हैं तो वही जानवर भी इससे अछूते नहीं है। यही नजारा आजमगढ़ में देखने को मिला, जहां प्रशासन और सामाजिक संगठन जरूरतमंद गरीबों के साथ ही भूखे प्यासे बेजुबान जानवर व पक्षियों को भी भोजन पानी उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में आज आजमगढ़ के परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम की युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता द्वारा द्वितीय चरण लॉकडाउन में बेसहारा बेजुबान जीव जो अपनी व्यथा स्थिति, अपनी भूख को बताने में समर्थ हैं, उन्हें लगातार जैसे बंदर, गाय और कुत्तों को चना, केला, बिस्कुट, टमाटर, खीरा, पालक और चोकर खिलाया गया। मास्क लगाए घर से ना निकले। अब रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रभाव में आकर कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष में 18 वर्ष के पूर्व ही करा दिया जाता है। प्राय इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं, जबकि इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष सजा अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 16 अप्रैल 2020 को है। उन्होंने सभ्य जनों से अपील किया कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ 181 महिला हेल्पलाइन डायल 112 जनपद सदस्य स्तर पर बाल विवाह टास्क फोर्स शिक्षा स्वास्थ्य ग्राम विकास स्थानीय प्रशासन अथवा अपने नजदीकी ध्यान थाने पर दें। मास्क लगाए घर से ना निकले। अब रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महाराजगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना अहरौला पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि थाना अहरौला पुलिस ने ही अन्य मामले में 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना मेहनगर पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लॉकडाउन को देखते हुए जहां एक तरफ इंसान भूखमरी के शिकार हो रहे हैं तो वही जानवर भी इससे अछूते नहीं है। यही नजारा आजमगढ़ में देखने को मिला, जहां प्रशासन और सामाजिक संगठन जरूरतमंद गरीबों के साथ ही भूखे प्यासे बेजुबान जानवर व पक्षियों को भी भोजन पानी उपलब्ध करा रहे हैं।
ऐसे में आज आजमगढ़ के परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम की युवा प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता द्वारा द्वितीय चरण लॉकडाउन में बेसहारा बेजुबान जीव जो अपनी व्यथा स्थिति अपनी भूख को बताने में समर्थ हैं, उन्हें लगातार जैसे बंदर, गाय और कुत्तों को चना, केला, बिस्कुट, टमाटर, खीरा, पालक और चोकर खिलाया गया। मास्क लगाए घर से ना निकले। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आरक्षियों, रिक्रूट आरक्षियों के बैरकों में साफ सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भीड़ लगाए जाने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने तथा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दैनिक दिनचर्या में गर्म पानी का सेवन करने, काढ़ा पीने, नित्य प्राणायाम व सूर्य नमस्कार करने हेतु निर्देशित किया गया है। डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा रिक्रूट आरक्षियों की कक्षाओं का भी निरीक्षण कर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हेतु कक्षाओं में बैठने का निर्देश दिया है तथा यह भी बताया है कि सजगता ही एकमात्र उपाय है और यदि हाथ गंदे न दिख रहे हों तो भी समय समय पर साबुन से धोते रहें।